देखिए, ये शेरशाह सूरी का जो वंश था वो अफगान से जोड़ा जाता है। पहला अफगान वंश था उसका लोदी था, ये द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 युद्ध में पराजित किया था, 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध कौन सा हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था, वह चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम, या जिसको हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1540 ईस्वी में ये 2 युद्ध। इसके बाद जब हुमायूं चला जाता है, यानी निर्वासित जीवन जीने लगता है, तो साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी के पास साम्राज्य आ जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म लिख लीजिएगा, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में नारनौल में हुआ था। 1486 ईस्वी में नारनौल में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। नारनौल शेरशाह का मूल नाम था फरीद, यानी बचपन का जो नाम था फरीद था। पिता का नाम था हसन खान। पिता का नाम था हसन खान। शेरशाह सूरी, या तो लिखा कि पिता का नाम क्या था? हसन खान। लिख लीजिए, प्रारंभ में शेरशाह सूरी को सहस्राम की जागीर प्राप्त हुई थी। सहस्राम, सहस्राम ये दक्षिणी बिहार में होता है। सहस्राम की जागीर प्राप्त हुई थी। लिख लीजिए, बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी हाँ पाली, बहार खां लोहानी ने फरीद को, बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेरशाह सूरी जलाल खां का संरक्षक बना था। जलाल खां का संरक्षक था। देखिए, प्रारंभ में शेरशाह सूरी ने बाबर
के साथ चंदेरी युद्ध में बाबर को चंदेरी के युद्ध में सहायता प्रदान की थी। प्रारंभ में शेर शाह सूरी ने बाबर को चंदेरी के युद्ध में सहायता प्रदान की थी। ठीक, लिख लीजिए। घाघरा के युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर के विरुद्ध लड़ा था। लिख लीजिए 1541 ईस्वी में शेर शाह ने सर्वप्रथम गोखर क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने गोखर क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1541 ईस्वी में लिख लीजिए। शेर शाह ने अपने पश्चिमोत्तर सीमा में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। अपने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। जहां पर उसने हैबत खां तथा ख्वास खां को नियुक्त किया। 1541 ईस्वी में बंगाल में खिद्र खां ने विद्रोह किया। 1541 ईस्वी में बंगाल में खिद्र खां ने विद्रोह किया। बंगाल में एक सूबेदार था खिद्र खां, उसने विद्रोह कर दिया। शेर शाह ने क्या किया, इसके नियंत्रण किया और वहां बंगाल में एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू किया। बंगाल एक प्रांत था, वहां पर उसने क्या किया, नई व्यवस्था लागू की। नए व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने उस राज्य को कई जिलों में बांटा, उसको 19 सरकार लिख लीजिए। शेर शाह सूरी ने बंगाल को 19 सरकार में बांट दिया। शेर शाह सूरी ने बंगाल को
विभाजन कर दिया। और अमीरान एक असैनिक अधिकारी अमीरान ए बंगला की नियुक्ति की। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलात को दिया गया। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलात को दिया। लिख लीजिए 1542 ईस्वी में मालवा की विजय प्राप्त की। मल्लू खां ने कादिर शाह के नाम से विद्रोह कर दिया। लिख लीजिए शेर शाह सूरी आगरा लौटते हुए रणथंभौर के दुर्ग की विजय प्राप्त की। आगरा लौटते हुए आगरा लौट रहा था तो उसने क्या किया, रणथंभौर के दुर्ग की विजय प्राप्त की। ठीक है। 1543 ईस्वी में शेर शाह ने रायसीन के शासक पूरनमल पर विजय प्राप्त की। देखिए रायसीन की विजय शेर शाह के नाम पे एक धब्बा है। रायसीन की विजय शेर शाह के नाम पर एक धब्बा है। दरअसल रायसीन के किले को शेर शाह जीत नहीं पा रहा।
ठीक है। तो शेरशाह ने वहां के शासक जिसका नाम था पूरनमल के पास ये संदेश भिजवाया कि अगर शासक आत्मसमर्पण कर देगा तो हमारी सेना आक्रमण नहीं करेगी। लेकिन बाद में जब पूरनमल आत्मसमर्पण कर देता है तो शेरशाह सूरी धोखे से उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या करा देता है और किले को अपने कब्जे में कर देता है। तो इतिहास में ये जो उसका ये काम था, ये धोखेबाजी देना था, इसलिए धब्बा है शेरशाह की। इस युद्ध में इसके जो लड़का था जलाल खान वो गवाह बना था कि समझौता होगा। बाद में जब धोखे से ये मरवा देता है तो इसका लड़का आत्महत्या कर लेता है शेरशाह सूरी का। क्यों? क्योंकि उसने मध्यस्थता की थी, गवाह दिया था। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक धब्बा था। तो लिख लीजिए, शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने रायसीन के युद्ध के पश्चात आत्महत्या कर ली। लिख लीजिए, मारवाड़ पर आक्रमण शेरशाह की चालबाजी के कारण हुआ। मारवाड़, ठीक है, देखिए मारवाड़ पर भी जब वो विजय नहीं प्राप्त कर रहा था तो वहां उसने जाति पत्र लिखवा दिया, राजा और उसके सरदारों के बीच में मतभेद पैदा कर दिया। किसी तरीके से जब राजा छोड़ के चला जाता है तो ये धोखे से मारवाड़ पे विजय प्राप्त करता है। लगभग हारते हारते की बात लिखता है। अंतिम युद्ध होता है कालिंजर। देख लीजिए, 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उस समय चंदेल वंश का शासक कीरत सिंह था। उस समय चंदेल वंश का शासक कीरत सिंह था। लेकिन कालिंजर के किले को भी शेरशाह, कालिंजर का किला महोबा, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला सुना है आपने? वहाँ पे ये कालिंजर का किला है। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। कई बार शासक इस किले को जीत नहीं पाते। हम लोगों ने पढ़ा था महमूद गजनवी भी इस कालिंजर किले में विजय नहीं प्राप्त कर पाया था। वहाँ का शासक उस समय विद्याधर था। तो शेरशाह सूरी के युग में जब शेरशाह सूरी कालिंजर के किले पर आक्रमण करने के लिए जाता है तब भी वह नहीं जीत पाता है। अंत में वह एक हथियार है, एक गोला, बारूद का गोला उस पर फेंकवाता है। लेकिन शेरशाह सूरी ने किले की दीवार पर हुक्के से
हो गया बारूद का गोला से आक्रमण किया। ओके, बारूद के गोले से आक्रमण किया। लिख लीजिए, यह गोला वापिस होकर बारूद पर गिर गया, जिससे जलकर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसी शेरशाह सूरी खड़ा था और एक बारूद का रखा हुआ था, वो गोला आके वहीं पे गिर जाता है, शेरशाह सूरी जल जाता है और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंत में उस किले पर अधिकार हो जाता है। किला तो नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन उस किले पर अधिकार कर लेते हैं, यानी विजय हो जाती है। तो शेरशाह की अंतिम विजय थी कालिंजर की विजय। ठीक है, 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर की विजय शेरशाह की अंतिम विजय थी। शेरशाह की देखिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जो अपने साम्राज्य का प्रशासन को नियंत्रण किया, वही आगे चलकर अकबर ने उस प्रशासन का आगे बढ़ाया। देखिए शेरशाह सूरी ने संपूर्ण साम्राज्य को लगभग साम्राज्य को लगभग 66 भागों में विभाजित किया। ये सरकार के मुख्य अधिकारी, सरकार मतलब हो गया जिला, सरकार के मुख्य अधिकारी देखिए सरकार के मुख्य अधिकारी थे सिकदार ए सिकदारान, सिकदार ए सिकदारान, सिकदार ए सिकदारान। ये मुख्य अधिकारी थे, ठीक है। और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिपाल, ये सैनिक अधिकारी, और दूसरा था राजस्व अधिकारी। परगना, सरकार से नीचे का जो प्रशासनिक विभाग था वो था परगना। परगना के मुख्य
मुख्य अधिकारी तहसीलदार और दूसरा था मुंसिफ। ये देखिए परगना, परगना से नीचे होता था ग्राम, ग्राम ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन, मुकद्दम अथवा मुखिया, मुकद्दम अथवा मुखिया, ठीक है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के काल में घोड़े को दागा जाता था ना और हुलिया रखा जाता था, वैसे ही शेरशाह के काल में भी क्या हुआ, घोड़ा दागा जाता था और हुलिया मतलब उसका क्या है, घोड़े सैनिक के जो भी सामान थे किस तरह रखे जाते थे वो रखने का वो शुरुआत हो गई थी, ठीक है। घोड़ा दागने की प्रथा, ठीक है, हुलिया रखने की प्रथा थी और नकद वेतन देने की प्रथा, नकद देने की प्रथा भी थी, ठीक है। प्रत्येक बुधवार को न्याय की व्यवस्था की जाती थी। न्याय में शेरशाह सूरी क्या होता था, न्याय, न्याय क्या है, न्याय व्यवस्था। प्रत्येक बुधवार को शेरशाह न्याय करता था। मतलब एक दिन निर्धारित था, अगर क्वेश्चन आ जाए कब आता था, ठीक है, तो प्रत्येक बुधवार को। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दागने की प्रथा, हुलिया रखने की प्रथा, नगद वेतन, यानी अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस शासक का अनुसरण किया था तो आप अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने अपना किया था। अब आ जाएंगे आय, यानी पूरा आमदनी क्या थी। शेरशाह सूरी के काल में आमदनी आय का साधन, आय यानी ये आ गया आपका अर्थव्यवस्था। भू राजस्व कर, यानी भूमि से जो कर, जो आय प्राप्त होती थी वो सर्वाधिक बड़ी आय थी शेरशाह सूरी के समय। ये हमेशा इतिहास में प्राचीन काल से अभी तक भूमि से जो आय होती थी वही आय का प्रमुख साधन थी, ठीक है। आय के लिए ये तरीका था कि कैसे आय का, यानी अनाज कैसे लिया जाए, कर किस रूप में लिया जाए, उसके कई साधन थे। लिख लीजिए, मुल्तान, मालवा, राजस्थान, मुल्तान, मालवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और
गल्ला बक्सी बटाई तथा कंसूल प्रणाली थी। ठीक है, जैसे जमीन का उसने नाप कराया कि कहाँ कहाँ तक जमीन है, कितना है। लिख लीजिए, अहमद खां से समस्त भूमि की माप कराई। अहमद खां से समस्त भूमि की माप कराई। ठीक है, मापन के लिए उसने गज सिकंदरी लिख लीजिए। भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी को पैमाना बनाया। ठीक है, ये देखिए गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने चलाया था। ठीक है, 39 अंगुल का एक पैमाना होता था। ठीक है, गज सिकंदरी अकबर के काल तक ये चलता रहा। अकबर के काल में फिर ये 41 इंच का ये हो गया था। तो 39 वो था। ठीक है, भू राजस्व के लिए उसने शेर शाह सूरी ने फसल की दर को निकालना शुरू किया। फसल की दर को निकालना शुरू किया, जिसे रई कहते हैं। अब भूमि जो लगान था वो कितना, जैसे जो कुल लगान का 1/3 लिया। लिख लीजिए, लगान यानी भूमि कर 1/3 रूप में लिया जाता था। लेकिन मुल्तान में उसने कम कर दिया था, 1/4। मुल्तान में भूमि कर 1/4 दिया गया। किसान से एक समझौता करता था। जैसे किसान के पास एक पत्र होता था, जैसे मान लीजिए कागज है, इस कागज में ब्यौरा होता था कि किसान के पास मान लीजिए कितनी जमीन है, मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, तो उस जमीन से कितनी आमदनी होती है। मान लीजिए 120 रुपये आमदनी हुआ, तो उस 120 रुपये से कर तो 1/3 कितना हो गया, 40 रुपया। तो ये जो 40 रुपया हुआ
किसान या तो नगद दे दे या अनाज, यानी अगर 120 रुपया जो हुआ और 45 कुंतल हुआ तो 1/3 कितना किसान देगा? मान लीजिए 45 कुंतल गेहूँ रुपया के हिसाब से 120 रुपया हुआ, शेष 1/3 देता है तो 45 का कितना अनाज होगा? यानी 15 कुंतल नगद दे सकता है, या रुपये में कितना रुपया दे देगा? 40 रुपया दे देगा। ठीक है, ये हम आपको एग्जाम्पल के अनुसार बता रहे हैं कि इस तरह। लेकिन मुल्तान इस समय जो पाकिस्तान में है, उस समय वो प्रांत था, वहाँ उसने किसानों का कर कम कर दिया था, 1/4 कर दिया था। ठीक है, तो लिख लीजिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत पत्र के द्वारा किसानों से समझौता किया। इसके अलावा भी शेरशाह किसानों से अन्य भी कर लेता था। लिख लीजिए अन्न कर जरिमाना, अन्न कर जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क, महासिराना, संग्रह, दिया जाता था। ठीक है, ठीक है, ये शुल्क लिया जाता था, जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क। और ये शेरशाह सूरी ने नई रोड का निर्माण भी, देखिए शेरशाह सूरी ने आपको मान ग्रांड ट्रंक रोड, देखिए शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, ये देख लीजिए पहली सड़क सोनार गांव से, बंगाल के सोनार गांव से अटक तक थी। अटक तक थी। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था, हेडिंग मुद्रा व्यवस्था यानी सिक्के भी उसमें चलवाए थे शेरशाह सूरी। शेरशाह के काल में सोने के सिक्के को असरफ, सोने के सिक्के को असरफ, चांदी के सिक्के को रुपया, तथा तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था।
लिख लीजिए, चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का विनिमय। चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का विनिमय 1:64 था। देखिए, सिक्के पर अरबी एवं नागरी भाषा का लेख लिखा हुआ था। अरबी एवं नागरी भाषा। शेर सूरी के पास तेईस टकसाल थी। शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध कवि थे। पद्मावत उन्होंने नहीं लिखा है। अलाउद्दीन का बारे में जो उन्होंने पद्मावत लिखा है वो उन्हीं का लिखा हुआ है। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना तथा कन्नौज का नाम शेरसूर कन्नौज के स्थान पर, नाम मत रखिएगा, कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह सूरी के काल में महदवी आंदोलन हुआ था। अच्छा, हमने सिक्के का वजन लिखवाया है 180 ग्राम। लिख लीजिए, शेरशाह के काल में चांदी के सिक्के का वजन 180 ग्राम तथा तांबे के सिक्के वजन 300
80 ग्रेन था। चांदी के सिक्के का वजन 280 ग्राम, तांबे के सिक्के का वजन क्या था? 380 ग्राम था। ये शेरशाह सूरी के काल में था। महदवी आंदोलन भी इसके काल में हुआ। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? सासाराम। देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। तो ये था आपका शेरशाह सूरी का काल। ठीक है, शेरशाह सूरी की खासियत ये थी कि उसने तत्काल 2 युद्धों में हुमायूं को इस तरह पराजित किया था कि हुमायूं को आखिर भागना पड़ा। भारत से छोड़कर उसको सिंध होते हुए ईरान की शरण लेनी पड़ी और शेरशाह 1545 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। 40 में सिर्फ 5 साल उसका शासनकाल सिर्फ 5 साल का था। लेकिन शेरशाह सूरी बहुत अनुभवी व्यक्ति था। वो अपने पिता के दौरान ही उसने छोटे मोटे शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, जौनपुर में उसने की शिक्षा दीक्षा हुई थी शेरशाह सूरी की। ठीक है, और बिहार के सहसराम की जागीर भी उसको मिली थी, वहाँ भी वह अपने मालिक के पुत्र का संरक्षक था। तो वहाँ उसने प्रशासनिक व्यवस्था सीख ली थी। अगर इतिहास में उसकी मृत्यु नहीं होती तो ऐसा माना जाता कि वो अकबर से भी महान होता, क्योंकि कई नीति जो शेरशाह ने चलाई, बाद में अकबर ने उसको तुरंत अनुकरण किया, खासकर राजस्व नीति। ठीक है, शेरशाह ने जो भी राजस्व नीति अपनी चलाई, अकबर ने उसी का पालन किया था। तो ये आज का जो आपका था, ये शेरशाह।